हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को। इससे पहले के वीडियोस में हम शांति शिक्षा और शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को ना देखी हो तो उसे आप देख सकते हैं। उसकी लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा की इकाई क्या है, यानी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है। तो वो लिपि है, व्याकरण है, ध्वनि है या फिर समास है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। 33 है, 11 है, 35 है या फिर 42 है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। 11, 46, 42 या फिर 33। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों का निर्माण होता है स्वरों से, व्यंजनों से, आ या बा दोनों से या फिर किसी से नहीं। तो वर्णों का जो निर्माण होता है वो स्वर से और व्यंजनों से मिला के, यानी वर्णमाला स्वर और व्यंजन दोनों को मिला के बनती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शा, आ और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग हैं। 1, 3, 5 या 7। तो हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 3 स्वर होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या 7 होते हैं। तो मूल रूप से 7 स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। या, र, ल, व, सा, श, हा, चवर्ग या फिर कवर्ग। तो जो अंतस्थ व्यंजन है वो या, र, ल, व हैं। ये अंतस्थ व्यंजन है और ये व्यंजन जो है ये ऊष्म व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है। 3, 2, 4 या 5। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हमने देखा कि य, र, ल, व जो है वो अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होगी। तो इनकी संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। तो या, र, ल, व या फिर सा, श, ह, सा, श, सा, पा और शा, श, श और ना। तो ऊष्म व्यंजन जो हैं वो सा, शा, सा और हा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। छ, त्र, ज्ञ या श्र, स्र, द, ज्ञ और शा, त्रा, पा, ज्ञ और छा या फिर कोई नहीं। तो जो संयुक्त व्यंजन है, यानी जो दो शब्द व्यंजनों को मिला के बने हैं, यानी जो दो वर्ड व्यंजन वर्डों को मिला के जो बने हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो वो आपका छा है जो का और शा से मिलके बनता है, त्रा है जो ता और रा से मिलके बनता है, और ज्ञ है जो जा और इया से मिलके बनता है, और श्रा है, यानी ये आपके संयुक्त व्यंजन हैं। नेक्स्ट है, हिंदी में लिंग कितने हैं। 1, 2, 3 या 4। तो हिंदी में जो लिंग होते हैं वो दो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में लिंग कितने हैं। 1, 3, 5 और 4। तो संस्कृत में लिंग की संख्या 3 होती है, यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं और हिंदी में 2 होते हैं। क्रिया के भेद कितने होते हैं। 2, 3, 4 या 5। तो क्रिया के भेद 3 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास कम मात्रा में निस्सारित होती है उसे क्या कहते हैं। महाप्राण, अल्पप्राण, सघोष या उच्छेप्त। तो उसे अल्पप्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों में श्वास अधिक मात्रा में निस्सारित होती है उसे क्या कहते हैं। अल्पप्राण, उच्छिप्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या फिर महाप्राण। तो उसे महाप्राण कहते हैं, यानी जिसमें कम मात्रा में श्वास निस्सारित होती है उसे अल्पप्राण कहते हैं, और जिसमें अधिक मात्रा में निस्सारित होती है उसे महाप्राण कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं। तो उच्छिप्त व्यंजन आपके अड़ और ड़ा हैं, यानी ये जो हैं ये आपके उच्छिप्त व्यंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुग्रह
का समानार्थी क्या है, यानी जो अनुग्रह है उसका समानार्थी यानी पर्यायवाची क्या है, यानी उसका समान अर्थ, उसके जैसा अर्थ देने वाला। तो अनुकंपा, हत्या, उपदेश या फिर आदेश। तो अनुग्रह का जो समानार्थी है वो अनुकंपा है, यानी कृपा। आलोचना का समानार्थी शब्द क्या है, समीक्षा, आज्ञा, पालन, खराब। तो आलोचना का समानार्थी है समीक्षा। नेक्स्ट है मनीषी का समानार्थी शब्द है अज्ञानी, ज्ञानी, विशिष्टता, सबल। तो मनीषी का समानार्थी शब्द है ज्ञानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिवृष्टि का विलोम है अपवृष्टि, अनावृष्टि, कुवृष्टि या सुवृष्टि। तो अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि, यानी अधिक वर्षा और वर्षा, अनावृष्टि मतलब वर्षा ना होना। तो इसका विलोम होगा अनावृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर का विलोम क्या होगा, अमरत्व, अंत, नश्वर या अक्षम्य। यानी अमर मतलब जो ना मरे, जो अमर हो, जो नश्वर ना हो वो अमर है। तो अमर का विलोम होगा नश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन है, यानी संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। तो इसमें जो संयुक्त व्यंजन है वो है छा, त्रा और ज्ञा। ये संयुक्त व्यंजन है क्योंकि इसमें शा दिया गया जो कि संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी दो संयुक्त व्यंजन है। इसमें छा केवल संयुक्त व्यंजन है, बाकी दो संयुक्त व्यंजन नहीं है। और इसमें छा संयुक्त व्यंजन नहीं है, बाकी दो संयुक्त व्यंजन है। इसलिए इसका सही आंसर आ हो जाएगा, ये संयुक्त व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन छा बनता है किससे मिलके बनता है। तो हमने जाना था कि जो संयुक्त व्यंजन छा है वो का और शा से मिलके बनता है, यानी इसका ए ऑप्शन यानी आ ऑप्शन सही हो जाएगा, का और शा से मिलके सही छा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ता और रा किस के मिलने से क्या बनता है। तो ता और रा के मिलने से त्रा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा फंदा अंत में है, यानी इसमें जो चंद्रमा है फंदा इसमें अंत में क्या है, तो ये अनुस्वार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कई वाक्यों का समूह क्या कहलाता है, यानी जो कई वाक्यों का एक समूह होता है उसे क्या कहते हैं, उच्चारण, अर्थ, अनुच्छेद या शब्द। तो वाक्यों के समूह को हम अनुच्छेद कहते हैं, यानी पैसेज कहते हैं। नेक्स्ट है सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत या उर्दू। तो सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत भाषा, इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी प्राप्त है संस्कृत भाषा। नेक्स्ट है निम्न में से शुद्ध वाक्य है तुम मुझसे नाराज हो, तुम हमसे नाराज हो, तुम मुझ पे नाराज हो, तुम मुझ पर नाराज हो। यानी इसमें सबसे शुद्ध व्यंजन शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसका शुद्ध वाक्य है कि तुम मुझ पर नाराज हो, ये सबसे शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य का चयन करो। तुम चलो मेरे को आता है, तुम चलो मैं आता हूँ, तुम चलो हम आते हैं, तुम चलो मैं आ रहा हूँ, मैं आया रहा हूँ। तो इसका सही जो शुद्ध सेंटेंस है यानी शुद्ध वाक्य है वो है तुम चलो मैं आता हूँ, क्योंकि अन्य जो वाक्य हैं वो शुद्ध नहीं हैं, उनमें व्याकरणिक त्रुटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। राजन का आदत बड़ा खराब है, ये सेंटेंस बोलने में ही नहीं ठीक लग रहा, तो ये शुद्ध कैसे हो सकता है, राजन की आदत बड़ी खराब है। नेक्स्ट है राजन को आदत खराब है, राजन की आदत बड़ा खराब है। तो ये क्वेश्चन आप जो सेंटेंस आप बोलेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ गलतियां हैं, तो आपका जो सही सेंटेंस होगा वो बा हो जाएगा, राजन की आदत बड़ी खराब है, ये शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है कृषि गृह पृथ्वी के पहले वर्ण में कौन सा स्वर मात्रा के रूप में लगा है, यानी कौन सा स्वर है जो कृषि में, गृह में और पृथ्वी में मात्रा के रूप में लगा है। तो वो आ है, त्रा है, ऋषि है या फिर ज्ञा है। तो आपका ऋषि का जो री है वो मात्रा के रूप में इसमें लगा है। नेक्स्ट है आत्म उत्सर्ग लगाने से बनेगा आत्मसम्मान, आत्म साक्षात्कार या आबास दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पे जो उत्सर्ग लिखा है इसका यहाँ पे होगा उपसर्ग, आत्म उपसर्ग लगाने से बनेगा, तो ये दोनों शब्द बनेंगे। भी है यानी भी क्या है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है कि भी क्या है, ही क्या है, यानी जो जो शब्द किसी भी सेंटेंस में आते हैं और जिनके माध्यम से उस शब्द पर जोर दिया जाता है तो क्या होते हैं, जैसे भी, ही, ये सब जो हैं वो निपात हैं। नेक्स्ट है
यानी भी क्या है, तो भी एक निपात है, ये ना तो क्रिया है ना ही विशेषण है, ये निपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में संधि है, यानी विद्यालय में कौन सी संधि है, तो विद्यालय का जो संधि विच्छेद होगा वो विद्या प्लस आलय हो गया, यानी विद्या धन आलय विद्यालय, तो विद्यालय में दीर्घ संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन किस धातु से संबंधित है, पठ से, गम से, या दोनों से, या फिर कोई नहीं, तो पठन पठ धातु से संबंधित है। नेक्स्ट है, क्रिया के आधार पर पठन कितने प्रकार का होता है, 1, 3, 4 या 2, तो क्रिया के आधार पर पठन 2 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के आधार पर पठन है सस्वर पठन, मौन पठन, आ बा दोनों, या कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा आ बा दोनों, क्योंकि पठन दोनों 2 प्रकार का होता है, एक सस्वर पठन होता है यानी बोल के पढ़ना, और एक मौन पठन होता है यानी मन में पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि पठन लेखन द्वारा उद्दिष्ट सुलिखित सुवर्णित प्रतीकों को किसी के अनुभव की विधि से उसको संबंधित करके सार्थकता देने की प्रक्रिया है, तो ये कथन जो है वो डिसेंट का है, यानी डिसेंट नामक जो विद्वान है उनका ये कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में 25 अक्षर होते हैं, 26 होते हैं, 52 होते हैं, या फिर 54 होते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 व्यंजन होते हैं, यानी 26 वर्ड होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, वॉवेल जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो ये 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होती हैं, फिर 8 होते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 5 होते हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में 5 वॉवेल होते हैं, ए आई यानी ए ई आई ओ यू, ये 5 वर्ड जो होते हैं वो वॉवेल होते हैं, और 21 जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, यानी कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, तो वो जब 5 वॉवेल होते हैं तो जो बचे हुए 21 वर्ड हैं वो कॉन्सोनेंट हो जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन से हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं वो ए ई आई ओ यू हैं। निम्नलिखित में से हंस पद का चिन्ह कौन सा है, तो हंस पद का चिन्ह ये जो बी ऑप्शन में दिया गया है ये हंस पद का चिन्ह है, और हंस पद का चिन्ह वहाँ लगाते हैं जब वाक्य को लिखने में कहीं कुछ शब्द छूट जाते हैं, तो हंस पद का चिन्ह लगाकर हम उन शब्दों को लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धरण का चिन्ह कौन सा है, यानी इन्वर्टेड कामा जो होता है उसे ही उद्धरण का चिन्ह कहते हैं, यानी किसी विद्वान के या फिर कुछ जो पंक्तियाँ होती हैं उनको अगर एज इट इज़ हमें कहना होता है तो हम उद्धरण का चिन्ह लगा के उन्हें लिखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आ हो जाएगा, यानी इन्वर्टेड कामा जो है वही उद्धरण का चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति शक्ति भक्ति ज्ञान विज्ञान अरहर मगहर शब्द में से किसे प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी ये शब्द किसे प्रदर्शित कर रहे हैं, तुकांत शब्दों को, विलोम शब्दों को, अतुकांत शब्दों के, या सभी को, तो ये जो है तुकांत शब्दों को व्यक्त कर रहे हैं, यानी शक्ति भक्ति, यानी इनमें एक लय है, इनका जो अंत है, अंत में जो उच्चारण है वो तुक जो है वो मिल रहा है, शक्ति भक्ति ज्ञान विज्ञान, यानी इनमें इनकी जो राइमिंग है वो मिल रही है, तो ये तुकांत शब्दों को प्रकट कर रहे हैं। नेक्स्ट है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25, 28, 29 या फिर 30, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है, यानी स्पर्श व्यंजन इनमें से कौन से हैं, तो का और खा जो हैं वो स्पर्श व्यंजन हैं, यानी जो 5 वर्ग होते हैं वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग और पवर्ग, ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आपका ये अंतस्थ व्यंजन में आता है और ये उस व्यंजन में गिना जाता है, और आ आपका स्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो 1, 3, 2 या फिर 4, संयुक्त व्यंजन 4 हैं। संयुक्त व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, छ, त्र और श्र जो है ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन जो श्र है वो किस शब्दों से, यानी किन वर्डों से मिलके बना है, तो ये शा और रा, यानी शीटी वाला जो सा है शलजम वाला उससे और रा से मिलके ये बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह क्या हैं, तो आयोगवाह जो अन और आहा हैं ये आयोगवाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगुण व्यंजन कौन से हैं,
यानी जो द्विगुण को प्रदर्शित करते हैं वो व्यंजन कौन से हैं? तो वो आपका जो अड़ा है और ढा है ये द्विगुण व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? तो खा है, चा है, माँ है या ठा है? तो घोष व्यंजन आपका माँ है। निम्नलिखित में से अघोष व्यंजन कौन सा है? आ, जा, ह या सा? तो अघोष व्यंजन आपका सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई कौशलों का सही क्रम क्या है? यानी जो भाषा के जो 4 कौशल हैं, हम सभी को पता है कि भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इस जिसे इंग्लिश में हम LSRW कहते हैं, यानी लिसनिंग, रीडिंग, LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसे हम शॉर्ट में सुबोपली भी बोलते हैं। यानी जो भाषाई कौशल है हम उन्हें सुबोपली से याद रखते हैं। इससे हमें इनके क्रम का भी ध्यान रहता है कि पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना, यानी एक क्रम से भाषाई कौशल का विकास होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई कौशल का प्रथम चरण क्या है? तो इसका जो प्रथम चरण है वो सुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी भाषा है जिसमें शिक्षण करने से बालक आसानी से सीखता है? तो वो होती है बच्चे की मातृभाषा। मातृभाषा में शिक्षण करने से बालक आसानी से सीखता है। नेक्स्ट है, मातृभाषा है अंग्रेजी, हिंदी, गणित या फिर संस्कृत? तो हिंदी जो है वो हमारे यहाँ की मातृभाषा है। बालकों की प्रथम पाठशाला क्या होती है? विद्यालय, आंगनबाड़ी, परिवार या गांव? तो परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का संबंध किस लिपि से है? देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, आबा दोनों या फिर कोई नहीं? तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है और जो अंग्रेजी लिखी जाती है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो उसे कराना चाहिए सस्वर पाठन यानी सस्वर वाचन, मौन वाचन, आबा दोनों या फिर कोई नहीं? तो उसे दोनों कराना चाहिए, यानी आवश्यकता के अनुसार सस्वर वाचन भी कराना चाहिए और बच्चों को मौन वाचन का अवसर भी दिया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्य शिक्षण में आवश्यक है सस्वर वाचन, मौन वाचन या आबा दोनों? तो इसका सही आंसर होगा सस्वर वाचन। पद्य शिक्षण जब कराया जाए तो सस्वर वाचन कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? सस्वर वाचन, मौन वाचन या फिर आ व बा दोनों? तो इसके लिए सस्वर वाचन आवश्यक है, यानी प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए सस्वर वाचन को प्राथमिकता दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व माध्यमिक कक्षाओं हेतु हिंदी शिक्षण करना चाहिए, यानी जो अपर प्राइमरी की जो कक्षाएं होती हैं उनके लिए हिंदी शिक्षण करते समय हमें किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? सस्वर वाचन को या मौन वाचन को या फिर सामूहिक वाचन को? तो हमें मौन वाचन को प्राथमिकता देनी चाहिए, मौन वाचन द्वारा शिक्षण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्य पाठों का शिक्षण मुख्य रूप से किस वाचन द्वारा होना चाहिए? सस्वर वाचन, मौन वाचन, सामूहिक वाचन या फिर कोई नहीं? तो गद्य पाठों का जो शिक्षण है वो मौन वाचन द्वारा होना चाहिए और पद्य पाठों का शिक्षण सस्वर वाचन द्वारा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विधि उचित नहीं है? कविता पाठ, सस्वर वाचन, समवेत वाचन, मौन वाचन? तो मौखिक अभिव्यक्ति करने के लिए मौन वाचन उचित नहीं है, क्योंकि मौन वाचन के द्वारा मौखिक अभिव्यक्ति नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक आत्म प्रकाशन का आधार नहीं है? कहानी, कथोपकथन, मौन वाचन, चित्रमाला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौन वाचन। मौन वाचन मौखिक आत्म प्रकाशन का आधार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि से संबंधित है? देवनागरी से, रोमन से, दोनों से या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा देवनागरी से। हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है और रोमन जो है वो अंग्रेजी की लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के समूह को कहते हैं, इन वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला, संधि, दोनों या फिर कोई नहीं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है, यानी वर्णों की माला, वर्णमाला। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने वर्ण हैं? 43, 52, 56 या 62?
तो हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से 52 वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढा वर्ड किस वर्ग में आता है? कवर्ग में, टवर्ग में या चवर्ग में या फिर कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा टवर्ग में, यानी जो ढा वर्ड है ये टवर्ग में आता है। 13 संख्या क्या है? यानी जो 13 संख्या दी गई है सम है, विषम है या फिर दोनों है? तो ये विषम संख्या है। 13 जो संख्या है ये विषम संख्या है। नेक्स्ट है, अवरोही क्रम कौन सा है? अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम में कौन सा लिखा है? तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि ये घटते हुए क्रम में लिखा है। पहले 11, फिर 9, फिर 7, फिर 5, फिर 2। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग की संक्रियाएं कौन सी हैं? भाज्य, भाजक, भागफल। तो ये तीनों भाग की संक्रियाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के पक्ष कौन से हैं? पठन, लेखन, व्याकरण या फिर उपर्युक्त सभी? तो भाषा शिक्षण के सभी पक्ष हैं ये, यानी पठन भी होता है, लेखन भी कराया जाता है और व्याकरण की शिक्षा भी दी जाती है भाषा शिक्षण के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषिक अज्ञानता संबंधी समस्या है। लिपि संबंधी अज्ञानता, व्याकरण का पर्याप्त ज्ञान, सही विराम चिन्हों के प्रयोग का अभाव या फिर उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। 99 में दहाई है, 8, 9, 10 या फिर 11। तो इसमें जो दहाई अंक है वो 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में स्वर होते हैं 10, 11, 9 या फिर 14? तो हिंदी में जो स्वर होते हैं वो 11 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के उच्चारण उपयोगी अवयव हैं? काकल, कंठ, दंत, उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी हम कंठ से भी उच्चारण करते हैं, दंत से भी करते हैं और कौकल से भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि विज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव के मुख से निकली ध्वनि का, यानी निकली श्वासों का, मानव के मुख से निकली ध्वनि का, मानव के मुख से निकली चीख का, या इनमें से कोई नहीं? तो हम ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत मानव के मुख से निकली ध्वनि का अध्ययन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर होते हैं वृत्ताकार, अवृत्ताकार, आबा दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ये आबा दोनों, यानी वृत्ताकार भी होते हैं अवृत्ताकार भी होते हैं। व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से बांटा गया है 2 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में या 5 भागों में? तो व्यंजनों को उच्चारण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनियों के उच्चारण में होने वाले यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। ये होते हैं तो स्वर तंत्री में कंपन से, श्वास की मात्रा से, जिह्वा या अन्य अवयवों से या फिर उपर्युक्त सभी से? तो ये जो प्रयत्न होते हैं ये सभी से उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है? न, क, चा या फिर डा? तो जो दंत वर्ण है वो ना है, यानी जो तवर्ग के शब्द होते हैं वो दंत वर्ण होते हैं, यानी दंत की सहायता से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्चर्य, शोक, हर्ष, उत्साह इत्यादि व्यक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का, अर्ध विराम का, पूर्ण विराम का या फिर विस्मयादि बोधक का? तो इसे व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके उच्चारण में निचले होंठ ऊपरी दांतों को स्पर्श करते हैं? वा को, बा को, आ और बा दोनों को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बा का उच्चारण करते समय जो ऊपरी होंठ होते हैं वे दोनों दांतों को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्य में जहाँ बहुत ही कम ठहरना होता है वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? तो वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, यानी थोड़े देर के रुकने के लिए, अल्प समय के लिए रुकना जहाँ होता है वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। 4328 में दहाई वाली संख्या कौन सी है? 2 है, 3 है, 4 है या फिर 8 है? तो यहाँ पे जो दहाई वाली संख्या है, यानी जो 10 को प्रकट करती है यानी दहाई, तो वो आपकी 2 है। ये दहाई है, यानी ये संख्या इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है और ये हज़ार है। तो जो दहाई की संख्या है वो आपकी 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आंकड़ों को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अवरोही क्रम कहते हैं। ऊपर हमने देखा भी था अवरोही क्रम का उदाहरण। तो जो घटते हुए क्रम में लिखा जाए उसे अवरोही कहेंगे और जो बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए उसे हम आरोही कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संख्या में वृद्धि करना, बढ़ाना अथवा योग करना है तो जोड़ है, घटाना है, गुणा है या भाग है? तो ये जोड़ है, यानी वृद्धि करना, बढ़ाना या फिर जोड़ उसमें योग करना वो जोड़ की संक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी संख्या के मान होते हैं 1 होते हैं, 2 होते हैं, गुणा होता है फिर 4 होता है। तो
तो किसी भी संख्या के जो मान होते हैं वो 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे पहली संख्या कौन सी है? 100 है, 160 है, 299 है या 998 है। तो 3 अंकों की जो सबसे पहली संख्या है वो 100 है। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है जो सबसे छोटी संख्या, यानी जो संख्या जो दी गई है उनमें से जो सबसे छोटी संख्या है वो 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखनी एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालक के हाथों को गतिविधियां करनी पड़ती है। ये कथन किसका है? प्लेटो का, महात्मा गांधी का या श्रीमती मांटेश्री का या उपर्युक्त कोई नहीं। तो ये कथन मारिया मांटेश्री यानी श्रीमती मांटेश्री का था, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वही ज्ञान का स्रोत होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिनका उच्चारण कंठ के स्पर्श से होता है वे कौन से हैं? तो वो का, ख, ग और घा है, इनका उच्चारण कंठ से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानार्जन और ज्ञान वृद्धि का साधन कौन सा है? प्रत्यक्ष निरीक्षण और स्वानुभव, विचार विनिमय, दूसरों से शिक्षा ग्रहण करना, स्वाध्याय या पठनाभ्यास। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, यानी ये सभी ज्ञान वृद्धि के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विराम संबंधी समस्या का प्रमुख कारण क्या है? विराम चिन्हों का ज्ञान न होना या फिर आत्मविश्वास का अभाव होना या दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका सही कारण है कि विराम चिन्हों का ज्ञान न होना, यानी विराम चिन्हों का जब समुचित ज्ञान नहीं होता तो फिर विराम चिन्हों के प्रयोग में समस्या आती है और उसमें उसके प्रयोग करने में त्रुटियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवृत स्वर हैं, यानी विवृत स्वर कौन से हैं? का और खा है, आ और औ है, चा और छा है और या फिर टा और ढा है। तो जो विवृत स्वर हैं वो आ और औ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? मोद, सुख या प्रमोद या फिर उपर्युक्त सभी। तो आनंद के पर्यायवाची शब्द ये सभी हैं, यानी ये जो मोद, सुख और प्रमोद दिया गया ये सब आनंद के पर्यायवाची शब्द हैं। आज के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी 100 क्वेश्चन तक हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? छा, इया, त्रा या ज्ञा। तो इसमें जो आपका इया है ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, यानी ये चवर्ग का व्यंजन है, ये स्पर्श व्यंजन है, ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। आज हम 100 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करते हुए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 100 क्वेश्चन जो अभी हैं वो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।